कौन हो तुम लोग? हम चोर हैं और जरा भी शोर मचाने की हिम्मत मत करना, अच्छा नहीं होगा। घर से मेरे सारे जेवर ले गए और वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। नेहा रोज की तरह आज भी किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास कुंती किचन में आती है और नेहा से कहती है, बहू, आज खाने में क्या बनाया है? माँ जी, वो मैं रोटियां बनाने जा रही थी क्योंकि सब्जी तो जल गई है। कैसे? अरे तेरा ध्यान कहाँ रहता है बहू? वो माँ जी, मैं बर्तन धोने लगी और हाथ पानी से ठंडे हो गए थे तो मैं सब्जी बनाते हुए हाथ सेकने लगी और तभी मैंने ध्यान नहीं दिया और सब्जी जल गई। क्यों? तुझे इतनी सर्दी लगती है कि काम छोड़ छोड़कर तू हाथ सेकने पर ज्यादा ध्यान देती है? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती? हाथ ठंडे हो गए थे और मेरे हाथ ठंडे होने के बाद काम नहीं करते हैं तो मैंने सब्जी पर ध्यान नहीं दिया। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है। ये बोलकर कुंती किचन से बाहर आ जाती है और विनीत से कहती है, जा बेटा, आज तू खाना बाहर ही खा लियो। तेरी बीवी के होते हुए इस घर में कोई काम ढंग से नहीं होगा। अब क्या किया नेहा ने? वही जो हमेशा करती है, अपने हाथ सेकने की वजह से सारा काम खराब करा है इसने और आज तो सब्जी ही जला दी। विनीत भी ये सुनकर बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है और कुंती किचन का काम करने लगती है। कुछ समय बाद कुंती किचन से हॉल में डस्टिंग करने आती है और हॉल में गिरे हुए पानी से फिसल कर गिर जाती है। हाय राम, मर गई रे, मेरी तो कमर टूट गई। अरे बहू, कहाँ मर गई तू? नेहा घर में होती ही नहीं क्योंकि वो आधा पोछा लगाकर गली में औरतों के साथ बैठकर हाथ सेक रही थी और कुंती उसे लगातार आवाज लगा रही थी। अरे बहू कहाँ है? मेरे मरने के लिए क्या तूने पानी गिराया था जो अब बोल नहीं रही? चिल्लाने की आवाज सुनकर नेहा घर में दौड़ कर आती है और कुंती को गिरे हुए हॉल में देखकर कहती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे गयी? कहाँ थी जो मैं यहाँ मर रही हूँ और तू आवाज तक नहीं सुन रही थी मेरी? माँ जी, मेरे हाथ पोछा लगाते हुए ठंडे हो गए थे तो बाहर ही गई थी हाथ सेकने। अरे तेरी ये हाथ सेकने वाली आदत किसी दिन मुझे मरवा कर ही रहेगी। क्यों आधे घर में पोछा लगा कर गई थी, पानी पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। आए रे मेरी कमर। माँ जी, वो हाथों के ठंडे होने के बाद मुझसे कोई काम नहीं होता, आपको तो पता ही है। तो मैंने सोचा थोड़ा हाथ सेक लूं और गली में विमला आंटी के साथ बैठ गई थी। अब बातें बनाना बंद कर और उठा मुझे और कमर में कुछ लगा दे। लगता है टूट गई मेरी कमर। नेहा कुंती को उठाते हुए सोफे पर बैठा देती है और उसे भी इस बात का अफसोस होता है कि उसकी इस आदत की वजह से कई बार मुसीबतें आ गई हैं। पर नेहा की इन आदतों को कहाँ आसानी से जाना था। अब शाम में जब विनीत घर आता है तो कुंती को सोफे पर बैठे देखकर कहता है, माँ, क्या हुआ? आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बेटा, आज तो मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। गिर गई थी। आज तेरी बीवी ने तो मेरे मरने का सारा इंतजाम कर ही रखा था। घर में आधा पोछा लगाकर हाथ सेकने चली गई और मैं यहाँ गिर गई। विनीत ये सुनकर अपने कमरे में जाता है जहाँ नेहा बैठकर टीवी देख रही थी और वो नेहा से कहता है, मेरी माँ को मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? क्यों ऐसे काम करती हो जिससे कि घर में मुसीबत आए? क्या इतना जरूरी है हाथ सेकना? मैं ये सब जानकर नहीं करती, मेरे हाथ सर्दी में काम करने बंद हो जाते हैं तभी तो मैं हाथ सेकने चली जाती हूँ और मेरे पीछे ऐसा कुछ हो जाता है जिसका इल्जाम आप लोग मुझ पर ही लगा देते हो। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, अपनी आदतों को सुधार लो वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। अगले दिन नेहा सारा काम करके मार्केट के लिए निकल ही रही थी और वो कुंती से कहती है, माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ सब्जियाँ लाने। अच्छा ठीक है, जा और जल्दी आ जाना। मेरे से कोई काम नहीं होगा और विनीत भी कुछ देर में आ जाएगा। हाँ माँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर नेहा मार्केट के लिए निकल पड़ती है और जब नेहा मार्केट से शाम को घर नहीं लौटती तो कुंती नेहा को फोन करती है, लेकिन नेहा फोन नहीं उठाती और विनीत भी ऑफिस से घर आ जाता है और कुंती को परेशान देखकर बोलता है, माँ, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देखना बेटा, अब तक नेहा मार्केट से आई नहीं, 4 घंटे बीत गए। आप चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ उसे, रास्ते में ही होगी। ये कहकर विनीत अपनी बाइक से नेहा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो कुछ दूर ही जाता है, वैसे ही उसे नेहा औरतों के झुंड में आग के पास बैठी हाथ सेकती नजर आती है और विनीत नेहा को वहाँ से अपनी बाइक पर बैठाकर घर लाता है और घर आते ही नेहा से कहता है, टाइम क्या हुआ है? जी 10 बज गए हैं। तुम घर से 6 बजे निकली, लेकिन मार्केट से लौटकर
तुम अपने इन ठंडे हाथों को सेकने लगी होगी और तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि माँ तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। घर का काम कौन करेगा या फिर खाना आज कैसे बनेगा। तुम तो ना बस अपने इन हाथों को शो पीस में रखाओ, अच्छा रहेगा। जा बहू, अब खाना बना ले और थोड़ी शर्म भी कर ले। तेरी ये आदत किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी, इसलिए सुधर जा। ये सब सुनकर नेहा किचन में खाना बनाने चली जाती है और इधर माँ बेटे नेहा की इस हाथ सेकने वाली आदत से परेशान हो चुके थे और अब कुंती और विनीत नेहा को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन विनीत नेहा को एक हीटर लाकर देता है और उससे कहता है, लो, अब तुम्हारा काम तो मैंने आसान कर दिया, पर तुमने पिछले कुछ समय में जो गलतियाँ की हैं उसे दोहराना नहीं। नेहा हीटर देखकर खुश होती है, लेकिन ये तो कुंती और विनीत के प्लान का हिस्सा था। और जैसे ही नेहा हीटर को जलाकर खाना लेने जाती है, कुंती वहाँ आकर हीटर के आगे कंबल रख देती है और जब तक नेहा आती है तब तक वो देखती है कि उसके कंबल में आग लग चुकी है और वो जल्दी जल्दी उसे बुझाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। इतने में कुंती भी नेहा के कमरे में आ जाती है। बहू, ये क्या किया तूने? कंबल में आग लगा दी। मैं ऐसे में तो तू किसी दिन घर को भी आग लगा देगी। नेहा ये देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि उसका हाथ और कंबल दोनों जल जाते हैं, पर इसके बाद भी उसके हाथ सेकने की आदत नहीं जाती। वो हीटर से हाथ सेकना तो छोड़ देती है, पर आग के पास अपने हाथ सेकने चली जाया करती थी। एक रोज ऐसे ही अपनी छत पर आग जलाकर बैठ जाती है और घर का गेट भी खुला छोड़ देती है क्योंकि उसका पति और सास हॉस्पिटल गए थे। तभी कुछ समय बाद खटपट की आवाज सुनकर नेहा नीचे आती है और देखती है कि 2 लोग उसके घर में घुस आए हैं। कौन हो तुम लोग? हम चोर हैं और जरा भी शोर मचाने की हिम्मत मत करना, अच्छा नहीं होगा। देखो देखो, मेरे घर में कुछ नहीं है। चुप कर तू और खड़ी रह कोने में। और ये कहकर एक चोर नेहा के हाथों को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है, जिसके बाद वो घर में रखे पैसे जेवर सब अपने बैग में रखकर किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनते ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि ये गाड़ी की आवाज विनीत की थी। और जैसे ही विनीत और कुंती घर आते हैं, विनीत घर के फैले हुए सामान को देखकर कहता है, नेहा, ये सब क्या है? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो चोर घर से मेरे सारे जेवर ले गए और वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। कोई नहीं, तुम ठीक हो वो काफी है। क्या हो गया ये सब? तू कहाँ थी जो चोर घर में घुस गए? माँ जी, आज मेरी आदत मुझ पर ही भारी पड़ गई। मैंने गेट आप लोगों के लिए खोल कर रखा था, लेकिन वो चोर घुस आए और मेरे सारे जेवर ले गए। माँ जी, ये बोलकर नेहा रोने लगती है और खुद को कोस रही थी। तभी विनीत कहता है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, मैं कल पुलिस स्टेशन जाकर देखता हूँ। अगले दिन विनीत नेहा को सारे जेवर लाकर दे देता है और नेहा से कहता है, लो नेहा, तुम्हारे चोरी हुए जेवर। अब तो तुम अपनी आदत सुधार लोगी ना? ये आपको कहाँ से मिला? ये मैं पुलिस स्टेशन से लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने रात में इन चोरों को पकड़ा था जिनके पास से तुम्हारे जेवर मिले। और फिर वो कभी हाथ सेकने की वजह से घर में मुसीबत नहीं लाती। और शाम में विनीत कुंती से चाय पीते हुए कहता है, माँ, देखा हमारा आइडिया कितना काम का निकला। हाँ हाँ, बेटा किसका है? अगर हमने ये नकली चोर घर में नहीं भेजे होते और तेरी बीवी के जेवर नहीं जाते तो किसी दिन सच में ऐसा होता और हम अपना सर पीट रहे होते। ये सुनकर दोनों माँ बेटे ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो गया था। कोमल अपनी सास से ज्यादा तो अपनी ननद रेशमा से परेशान रहा करती थी, क्योंकि कोमल की ननद रेशमा बहुत ज्यादा ही अंधविश्वासी थी। कोई उसे खाते हुए देख लेता था तो वो खाना छोड़कर उठ जाती थी। एक रोज देर शाम की तभी उसकी पड़ोसन का आना होता है। अरे सरला, कैसी है? आजकल तू कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहती है, तुझे थोड़ी भी फिक्र नहीं है मेरी। तो क्या करूं, तेरी याद में मर जाऊं। प्यारी, समझ गई। अच्छा ये सब छोड़, आजकल तू कुछ ज्यादा ही रील्स देखने लगी है, लेकिन 2 दिन से तूने मेरे इंस्टा पर कोई रील नहीं भेजी। हाँ, वो क्या है कि मुझे कुछ भेजने के लिए ऐसा कुछ मिला नहीं, इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं भेजा। लेकिन तू वो सब छोड़, तू बता कि तू यहाँ किस काम से आई है? मैं तो बस तुझसे मिलने आई हूँ। क्यों, अब मैं तुझसे मिलने या फालतू की बात भी नहीं करने आ सकती? देख, तुझे कोई काम नहीं होगा, लेकिन मुझे बतेरे काम है। अभी बाजार भी जाना है। वाह, इतनी जल्दी तूने अपनी औकात दिखा दी। जितनी जल्दी तू बदली है, उतनी जल्दी में तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता है। तभी सूट सलवार में रेशमा हॉल में आती है, जिसे देखकर विमला की नजरें रेशमा से हट ही नहीं रही होती हैं।
अरे रेशमा बेटा, ये सूट तो बड़ा ही सुंदर है, कहाँ से लिया है? तुझ पर जच रहा है बहुत। अब मुझे बीमार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कल तक मेरी तबीयत खराब होकर ही रहेगी, देख लेना। तू तो जानती है ना कि उसे छोटी छोटी बातों पर कितना गुस्सा आ जाता है। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मैं तो बस रेशमा की सूट की तारीफ कर रही थी। विमला को सरला अपने साथ बाजार ले जाती है और सरला और विमला दोनों के घर से निकलने के बाद रेशमा अपने कमरे में जाती है और अपने सूट को काट देती है। ये देख रेशमा की भाभी कोमल रेशमा को टोकते हुए कहती है, अरे ननद जी, इतना प्यारा और अच्छा सूट आपने काट क्यों दिया? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे कितनी बार उन्हें कहा है कि मुझे टोका ना करे। अगर मैं भी अपना सूट नहीं काटती तो मैं कल बीमार हो जाती। लेकिन उन्होंने तो अच्छे से कहा था। उनका नजर लगाने या जलन की भावना से ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था। अब आप भी विमला का की साइड मतलब। कितनी अंधविश्वासी ननद मिली है मुझे। माँ जी भी इतना नहीं सोचती जितना ये फालतू के जैसा सोचकर अपने साथ सामने वाले का भी दिमाग खराब करती है। अब अगले दिन सुबह सुबह जब सरला उठती है तो वो देखती है कि उसके आंगन में एक बिल्ली मरी होती है, जिसे देखकर सरला चिल्ला पड़ती है। अब सरला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहू आंगन में आती है तो वो एक पल को घबरा जाती है। ये बिल्ली मर कैसे गई? अब रेशमा को पता चलेगा, जिसे वो सुबह शाम दूध पिलाती थी, उस बिल्ली को कुछ हो गया तो उसे बहुत दुख होगा। हाँ बहू, जरूर किसी ने जलन के मारे ही इसे कुछ खिला पिला दिया होगा। देख रही है ना कि आजकल के इंसान को थोड़ा भी दया नहीं है, वो बेजुबानों को मारने में लगे हैं। माँ जी, रेशमा आ रही है, इसे किसी चीज से ढक दीजिए। मैं बाद में इसे झाड़ियों में रखाऊंगी। लेकिन अभी उन्होंने इस बिल्ली को देख लिया तो बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है, इस पर कपड़ा डाल देती हूँ। इतना कहने के बाद ही सरला पास रखा एक कपड़े का टुकड़ा बिल्ली पर रख देती है। लेकिन रेशमा अपनी माँ को मरी हुई बिल्ली को ढकते हुए देख लेती है। माँ क्या कर रही हो आप? मैंने देखा और सुन लिया, और जूली को झाड़ियों में रखाओ। वो क्या है ना, इसे मरे हुए अभी समय भी हो चुका होगा, क्योंकि इसे मैंने रात में खाना दिया था। तुझे पता है कि तेरी जूली मर चुकी है और तेरा इसे खाना देने का क्या मतलब है? तू क्या कहना चाहती है? यही कि इसे मैंने ही अपने हाथों से जहर वाला दूध पिलाकर मारा है। क्या तूने इसे जहर दिया है? लेकिन क्यों? रेशमा, तेरा अंधविश्वास तुझ पर हावी नहीं हो रहा है? अरे माँ, अब इसका मुद्दा बनाकर मत बैठ जाना, मुझे और भी काम है ये सोचने के अलावा। और भाभी, आप यहाँ खड़ी क्या है? मुझे चाय पिला दीजिए। हाँ हाँ जरूर ननद जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आपने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या बिगाड़ा था इस बिल्ली ने आपका? सुबह शाम इसे खिलाने पिलाने के बाद अगर ये मेरे लिए मुसीबत बनती है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उस मुसीबत से बचूं। क्या कहती हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बिल्ली भला आपके लिए क्या ही मुसीबत लाएगी? ये जब सुबह शाम मेरा रास्ता काटने लगी और मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, जैसे मेरी नौकरी लगते लगते ना लगी, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे हाथों पर तेल बिखरा उस दिन, ये सब अशुभ संकेत है ना? ये तो गलत है ननद जी। माँ जी, अब आप ही इनके अंधविश्वास का कुछ कीजिए। मैं तो इसे घर से निकाल देती अगर इसने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया होता तो। तूने इतना बड़ा पाप कैसे कर लिया? और ये जो मेरे फ्यूचर की बैंड बजाती जा रही थी, उसका कुछ नहीं, उसके लिए इसे कौन जिम्मेदार देगा? और ये तो मेरे लिए अपशगुनी बनकर मेरे साथ ही रह रही थी, लेकिन मुझे धीरे धीरे जैसे ही सब समझ आया, मैंने इसको अपने रास्ते से ही हटा दिया। बहू, मुझे पानी पिला, ये लड़की पागल हो गई है, अंधविश्वासी कहीं की। इसे कितनी बार कहा है कि ये अंधविश्वासी वाली चीजें मत किया कर, छोड़ दे उसे, लेकिन ये कुछ भी नहीं मानने को तैयार है। भाभी, माँ तो शुरू हो गई है और जब तक उनका मन नहीं भरता वो चालू रहने ही वाली है, तो आप मुझे चाय पिला दो। रेशमा का पागलपन अंधविश्वास को लेकर बढ़ता ही जा रहा था और वो ऐसी ऐसी चीजें कर रही थी जो खुद के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन सरला भी इसकी सारी चीजों से परेशान हो रही थी और वो अपनी बेटी को इन सबसे बस निकालना चाहती थी। बहू, तुझे पता है मेरी जो दादी सास हैं, उसे सब डायन कहते थे क्योंकि उसे काला जादू आता था। लगता है जब रेशमा हुई थी तो उन्होंने ही इसका माथा सहला दिया होगा। लेकिन माँ जी, आप जैसा बता रही हैं उनमें तो बहुत अंतर होता है ना। लेकिन ननद जी को ऐसा लगता है कि वो बुरी चीजें उनके साथ ही होती हैं, या तो वो कोई टोक है, नजर है, या फिर उनके लिए अपशगुन। हाँ, ऐसा ही है। वैसे भी आज मैंने अपने कमरे में जूली की आत्मा देखी थी।
मैं तो एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि जो जानवर या इंसान अकाल मौत में मरते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है और वो मरने के बाद ज्यादा परेशान करते हैं। कुछ भी बोल रही हो माँ आप भी, और अब तो मुझे कैसे भी फुसलाने की कोशिश में हो। रेशमा अपनी माँ सरला को ये बोल ही रही थी कि तभी उसके आंगन में उसे जूली की तरह बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर रेशमा डर जाती है और जैसे ही वो बिल्ली रेशमा की तरफ बढ़ती है, रेशमा बेहोश हो जाती है। माँ जी, इस बिल्ली का काम हो गया। आप ये जिसका है उसे देकर आ जाइए। अब तो ननद जी की नानी मरे जो वो अंधविश्वास चीजें करे। नानी पर मत जाइयो बहू तू रेशमा के, वो तो अभी 102 साल की उम्र में भी जिंदा है और तू उसे मारना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं भला उन्हें क्यों ही मारना चाहूंगी। अभी तो इसे होश में लाने की बात कर, बाकी चीजें बाद में करेंगे। सरला बिल्ली को लेकर बाहर चली जाती है और कोमल अपनी बेहोश अंधविश्वासी ननद को उठाने में लगी होती है, लेकिन 10 मिनट के बाद रेशमा की आंखें खुलती है और वो घबराई हुई होती है। माँ, मुझे तो उस बिल्ली की आत्मा कम और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्ली इधर उधर चलती हुई नजर ज्यादा आ रही है। ये माता रानी का लॉकेट आपकी रक्षा करेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। अब बस आप भी ये भूल जाओ कि आपको किसी भी चीज को लेकर अंधविश्वास करना है। अब नहीं करूँगी कोई अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास। देर से ही सही, लेकिन रेशमा के सर से अंधविश्वासी का भूत उतर जाता है जब उसकी ननद और कोमल एक बिल्ली का चाल चलते हैं। संजना को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था और वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। यहाँ तक कि अपनी सास को भी वो कई बार नीचा ही दिखाती रहती। एक बार संजना की सास साधना ने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर संजना काफी जोर जोर से हंसने लगती है। माँ जी, आपको तो सोचना चाहिए था ना। अरे आप वैसे ही इतनी काली हो, ऊपर से आपने लाल रंग की साड़ी पहन ली। अरे आप ऐसे बाहर मत चली जाना, वरना कोई बैल या सांड आपको देखकर आपके पीछे ही पड़ जाएगा। और मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत जाना आप। बहू क्या हो गया, तू इतना ज्यादा क्यों हंस रही है मेरे ऊपर? अरे ये साड़ी तो मैंने अपनी शादी में पहनी थी, तुझे नहीं पता है? लेकिन कितने लोगों ने तारीफ की थी मेरी। देखिए माँ जी, लोगों का काम ही है झूठी तारीफ करना, और लोग मुंह पर झूठी तारीफ ही करते हैं। लेकिन आपको तो देखना चाहिए ना। अरे आपका रंग कोयले जैसा काला है और आपने लाल साड़ी पहन ली। बहू तेरी सास हूँ मैं, कम से कम थोड़ी इज्जत रख लिया कर। अरे अपनी सास की इतनी बेइज्जती कौन करता है? तू ज्यादा खूबसूरत है तो दूसरों को तो नीचा मत दिखा। ओ प्लीज माँ जी, आप अपना और मेरा मुकाबला तो गलती से भी मत करना। मेरे जितना सुंदर तो आप अगले 7 जन्म में भी नहीं हो पाओगी। हर जन्म में 1-1% करके हो पाओगी, और तब जाकर आपका रंग थोड़ा बहुत कहीं साफ हो जाएगा। तो भी मेरी तरह सुंदर नहीं हो पाओगी, ये बात तो आप भी जानती हो ना। बहू ये तो मैं भी जानती हूँ, और तू भी जानती है कि तू अपने चेहरे पर कितनी ज्यादा क्रीम पाउडर लगाती है। हर दूसरे दिन कुछ न कुछ करवाने पार्लर चली जाती है। अब इतने पैसे फूकेगी अपने चेहरे पर तो सुंदर तो दिखेगी ही ना। कोई भी इतना पैसा लगाए तो वो भी सुंदर दिखेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी, ये जो क्रीम है ना, ये क्रीम पाउडर भी उसके चेहरे पर ही अच्छे लगते हैं जो दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा हो। अरे आपके चेहरे को तो बस प्लास्टिक सर्जरी ही ठीक कर सकता है, लेकिन अब इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। ठीक है बहू, मान लिया कि तू बहुत खूबसूरत है, दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है। तू स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा है। अब हो गई ना खुश? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना मुझसे। देख ले, अब भी अगर कोई दिक्कत हो तो बता दे, क्योंकि तू तो अप्सरा है ना। पहली बात तो ये माँ जी कि ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, बल्कि ये ही सच है कि मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। अगर आपको इसमें जलन हो रही है तो वो आपकी गलती है। और दूसरी बात, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। क्यों, स्वर्ग से उतरी अप्सरा को खाना बनाना नहीं आता है क्या? या फिर स्वर्ग से उतरी अप्सरा के लिए कोई खाना देने वाला नहीं आ रहा है आज? माँ जी, मैंने ना कल ही फेशियल करवाया है, तो अब मैं खाना बनाने नहीं जा सकती हूँ। और दीपक को आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने, जो ऐसी बहू मिली है मुझे। घर का एक काम तो करती नहीं है, ऊपर से हर वक्त अपने खूबसूरत होने का घमंड ही करती रहती है। अगर मेरा बेटा इसे प्यार नहीं करता होता ना, तो मैं इसे अपने घर में नहीं रहने देती एक भी दिन। माँ जी, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप क्या कह रही हो। और हाँ, मैं सुंदर हूँ इसीलिए आपका बेटा दीवाना है मेरा। तो अब आप भी कुछ नहीं कर सकती हो अपने बेटे का। आई बात समझ में? संजना तो हमेशा से ही अपनी धौंस जमाती रहती थी। साधना को कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, लेकिन वो हर बार अपने बेटे की वजह से चुप हो जाती।
जिसका फायदा संजना काफी उठाती रहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद साधना की पड़ोसन विमला अपने बेटे की शादी का न्योता देने के लिए साधना के घर आती है। साधना, मेरे बेटे की शादी है, तुझे तो पता है, तो मेरे बेटे की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ आना है, बारात में भी चलना है, ठीक है ना? क्या बात है आंटी जी, बड़ा खुश नजर आ रही हो। बहू कुछ ज्यादा ही सुंदर है क्या आपकी? हाँ ठीक ही है, सांवली है, लेकिन घर का सारा काम जानती है, पढ़ी लिखी भी है। घर आएगी तो मेरे पूरे घर को अच्छे से संभाल लेगी वो लड़की। मैं तो बस इसीलिए खुश हूँ। क्या सावरी लड़की से आपने अपने बेटे की शादी करवा रही हो और आप इतना खुश हो इसमें भी? अरे आंटी जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे मेरी तरह सुंदर लड़की भले ही ना हो कोई, लेकिन किसी को भी मत उठा लाना अपने बेटे के लिए। लड़कियों की कमी है क्या दुनिया में? साधना, अपनी बहू को बोल कि जुबान संभाल कर बात करे। मेरी होने वाली बहू जैसी भी है मेरे लिए बहुत अच्छी है। अरे होगा तेरे में सुंदरता का गुण, लेकिन मेरी बहू भी हीरा है, हीरा, किसी से कम नहीं है वो। बहू, तू हर किसी के आगे खुद को हीरोइन क्यों समझने लगती है? अरे मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी, तभी मेरी किस्मत फूट गई, वरना तुझ जैसी लड़की को तो मैं अपने घर में रहने ही ना दूं। संजना बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी किसी की भी बुराई कर देती थी और उसमें कमियां निकालने लग जाती थी। कुछ दिनों बाद संजना एक ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहां वो भावना नाम की एक औरत से कहती है, वो मेरे फेस पर ना थोड़े बहुत रिंकल्स आ रहे हैं, तो कोई दवाई होगी इसकी? मैडम, रिंकल्स आना नेचुरल है, एज बढ़ती है तो रिंकल्स आ ही जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तो सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। सबके साथ होता होगा और सबको परेशानी भी नहीं होगी, लेकिन मुझे तो परेशानी है ना। मुझे तो अपना फेस सुंदर ही पसंद है, कोई दवाई हो तो बताओ। मैडम, एक दवाई तो है, लेकिन वो बहुत महंगी है, साथ ही इसके साथ बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं और बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको इनफैक्ट एसी के बाहर तक नहीं निकलना होगा। संजना को ज्यादा नहीं सोचती और वो दवाई ले जाती है अपने घर पर। अब संजना को लगता था कि वो सुंदर है और उसे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, इसलिए संजना को खास पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। संजना घर आती है और रात के समय वो दवाई निकालते हुए खुद से कहती है, ये दवाई लगाऊंगी और फिर से मेरी स्किन पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। मेरे मुकाबले तो वैसे भी कोई नहीं है, अब मैं ही हूँ इतनी सुंदर, तो क्यों ना घमंड करूँ। अब एक काम करती हूँ, ये दवाई लगाकर सो जाऊंगी, तो सुबह तक मेरे थोड़े बहुत रिंकल्स तो कम हो ही जाएंगे। संजना जल्दी से वो दवाई लगाती है और सो जाती है। सुबह जब संजना उठती है तो उसके चेहरे के रिंकल तो खत्म नहीं हुए थे, बल्कि वो और भी ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। ये देखकर संजना बहुत परेशान हो जाती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? एक रात में बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ मैं? कल तक तो बहुत सुंदर थी, अब एक रात में बूढ़ी नहीं हो सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं तो अपना ऐसा चेहरा लेकर बाहर भी नहीं जा सकती, लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। हे प्रभु, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। संजना पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती है, कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। ये बात साधना को बहुत अजीब लगती है। ये बहू को क्या है, पूरा दिन निकल गया, रात होने को आ गई, लेकिन वो अब तक अपने कमरे से नहीं निकली है। कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? देखूं क्या मैं? नहीं, देखूंगी तो चार बातें मुझे ही सुनाएगी। एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ, कल सुबह भी यही हाल रहा तो देखने चली जाऊंगी। साधना चुपचाप बैठी रहती है। अगली सुबह भी संजना अपने कमरे से नहीं निकलती, तो साधना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। बहू, क्या बात है? तू अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देख बहू, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। जो भी बात है बहू, वो मुझे बता दे। आखिर बता तो सही, हुआ क्या है? काफी देर बाद संजना दरवाजा खोलती है। संजना की बूढ़ी शक्ल देखकर साधना भी हैरान रह जाती है। बहू, ये क्या है? माँ जी, मैं एक दवाई लेकर आई थी, उसे अपने चेहरे पर लगाया और एक रात में मैं बूढ़ी हो गई। संजना उसे पूरी बात बताती है। फिर दोनों ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जहाँ भी संजना की गलती का पता चलता है, जिसके बाद साधना अपनी बहू से कहती है, देख लिया बहू, तू हमेशा घमंड करती थी ना, अब तेरी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रही। सावित्री का अनुज नाम का एक लौता बेटा था। सावित्री अपने बेटे अनुज से बहुत प्यार करती थी। गरीब होते हुए भी उसने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करी थी और भगवान की कृपा से अनुज को बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। एक दिन अनुज अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, भगवान की दुआ से हमारे दुख के दिन गए, अब सुख के दिन आने वाले हैं। आपने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी, अब मैं चाहता हूँ आप बस आराम करें, मैं काम करूँ। बेटा, तू सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि तूने कोई लड़की पसंद कर लिया है?
और तू उसी के साथ शादी करना चाहता है। माँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यही बात कहना चाहता हूँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरे इशारे ही समझ में आते हैं। तेरी नाम में भी हाँ है। तुझे लड़की पसंद है ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम दोनों शादी कर लो। माँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहता था, और जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ और उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, लेकिन आपके इस फैसले से मेरी सारी परेशानी एक बार में खत्म हो गई। बेटा मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। माँ बाप हमेशा बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, और अगर तू उस लड़की के साथ खुश है तो भला मुझे कैसे दिक्कत हो सकती है। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद अनुज के पैर जमीन पर टिकते ही नहीं है, और कुछ टाइम बाद अनुज अपनी पसंद की लड़की तारा के साथ शादी कर लेता है। तारा एक बहुत ही मतलबी और घमंडी लड़की थी। वो अपनी किसी भी चीज को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि वो अनुज को भी एक चीज ही समझती थी, जिस पर उसके सिवा किसी और का हक होना भी उसे गवारा नहीं था, फिर चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। एक दिन अनुज बैठा खाना खा रहा होता है, तभी सावित्री उसके लिए लाल मिर्च का अचार लेकर आती है और उसे देती है। बेटा ये अचार मैंने तेरे लिए बनाया है, जरा खा कर तो बता कैसा बना है। माँ, बचपन से लेकर आज तक आपके हाथों का बनाया हुआ ये लाल मिर्च का अचार तो खा ही रहा हूँ मैं। मुझे पता है हमेशा की तरह इस बार भी आपका ही सबसे अच्छा अचार होगा। बेटा मैंने झूठी तारीफ करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि अचार खाकर बता कि इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं चख कर बताता हूँ कैसा है। अनुज इतना कहकर जैसे ही थाली से अचार उठाकर खाने चलता है, तभी तारा वहाँ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खाने से रोक देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी गर्मी हो रही है और आप इतनी गर्मी में अपने बेटे को मिर्ची का अचार खिला रही हैं। आपको पता है ना ये लाल मिर्च कितना नुकसान करती है। हाँ बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि लाल मिर्च नुकसान करती है, लेकिन ये सिर्फ कहने को लाल मिर्च है, बाकी इसमें तीखापन नहीं है। ये सिर्फ अचार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। माँ जी कुछ भी कहो, लाल मिर्च होती है। आप इन्हें अचार मत दिया करो, इन्हें नुकसान करता है। और आपको भी पता है ना लाल मिर्च कितनी नुकसान करती है आपको, और आप क्यों खा रहे हो फिर? अरे मुझे लाल मिर्च नुकसान करती है, लाल मिर्च का अचार नहीं। सिर्फ ये दिखने में लाल है, तीखी बिल्कुल भी नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम खामखा इतनी चिंता करती रहती हो। शादी करके आप मुझे लेके आए हो तो चिंता क्या पड़ोसी करेगी? मैंने बोला ना आपको, आप नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। और माँ जी आप ये लाल मिर्च का अचार ना आप अपने पास ही रखिए, और आप इन्हें दोबारा देना मत अब। बेटा मानती हूँ कि तू इसकी पत्नी है और तुझे इसकी चिंता है, लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ और मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी और ना ही इसे कुछ गलत खाने पीने को दूंगी। ये अचार बचपन से ये खाता आ रहा है, इसे बहुत पसंद है। माँ जी अब इनकी शादी हो गई है तो समय के साथ अब सबको बदलना ही पड़ता है। अब ये सिर्फ आपके बेटे ही नहीं बल्कि मेरे पति भी है, तो ये जितनी आपकी बात मानेंगे उतनी ही मेरी भी माननी पड़ेगी। तारा अनुज को अपने साथ लेकर चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं और बीते दिनों के साथ तारा एक मुमकिन कोशिश करती है जिससे उसके पति अनुज और उसकी सास में दूरियां पैदा हो सके, ताकि अनुज का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही रहे, जिसके चलते वह अनुज को अपनी सास को खर्चा पानी देने से भी रोक देती है। और अपनी पत्नी के प्यार में अनुज भी सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता और अपनी पत्नी की कही हुई सारी बातों को मान लेता है, जो बात सावित्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और एक दिन वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा मैंने तेरी शादी इस लड़के से ये सोच के करवाई थी कि तू मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन तूने तो मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। मेरा है ही कौन तेरे सिवा इस दुनिया में? तू मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। माँ आप ज्यादा ही सोच रही हो। ऑफिस में इतना काम होता है कि थक जाता हूँ, इसी वजह से आपके साथ समय नहीं मिल पाता मुझे। बेटा तू ऑफिस पहले भी जाता था, लेकिन तेरे पास मेरे लिए समय था। इस समय के साथ साथ सभी बदलना चाहिए। तुम लोग भी बदल गए हो, सिर्फ मेरा बदलना बाकी रह गया है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे दे दे। पैसे? पैसे किस बात के माँ जी? आपका खाना पीना घर में ही सब हो रहा है ना, तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? और आपका खर्चा देखने के लिए अभी हम लोग हैं, तो आप क्यों ही चिंता कर रही हो? और वैसे अनुज का भी हाथ टाइट है, तो वो पैसे तो नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों अनुज जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ, तारा बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी यही कहने वाला था। इस महीने आप रुक जाइए, अगले महीने को देखते हैं। अपने बेटे के बदले हुए रूप को देखकर सावित्री को बहुत दुख होता है और उसी दिन के बाद से वो अपने बेटे से मतलब रखना ही कम कर देती है। साथ ही अपनी लाल मिर्च का बिजनेस फिर से शुरू कर देती है, जिससे वो पहले किया करती थी। जब उसके बेटे की नौकरी नहीं लगी थी, उसका लाल मिर्च का बिजनेस पहले से ही बहुत ही मशहूर था। इसके चलते उसे दोबारा से अपना काम जमाने में ज्यादा समय नहीं लगता
कुछ समय में ही उसके पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे थे और अब अपने बेटे से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। एक दिन अनुज के अकाउंट में 40,000 का अमाउंट आता है, जिसे देखकर वो अपनी माँ के पास जाता है, जो कि छत पर लाल मिर्च सुखा रही होती है। माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आपने मुझे ये पैसे मेरे अकाउंट में क्यों भेजे? बेटा, ये अभी तक का मेरा खर्चा पानी है। अब इस घर में रहती हूँ तो मुझे भी तो खर्चा पानी चाहिए ना। मैं किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। रही बात इन पैसों की, जो तेरे काम में लगे, नौकरी में लगे, तो मुझसे ले सकता है। मैंने ये काम शुरू कर दिया है। जब मैं अपने लाल मिर्च का अचार बेच के तुझे पढ़ा लिखा सकती हूँ, काबिल बना सकती हूँ, तो क्या अपना खर्चा पानी नहीं उठा सकती हूँ? तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कमाता है जाके अपनी पत्नी के पैरों में रख दे, वही देख लेगी। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे होते हुए आपको इस उम्र में इन लाल मिर्चों काट कर अपने हाथ जलाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके लिए। बेटा, सोचा तो मैंने भी यही था, इसलिए तो मैंने अपना लाल मिर्च का बिजनेस छोड़ के घर बैठ गई, ताकि लोग तुझे ताना ना मारे कि एक बेटा अपनी माँ को ना खिला सका। लेकिन जब से तेरी बीवी आई है और तो और वो वैसे दिखाती है कि तो कोई इस्तेमाल करने की चीज है, जिसपे सिर्फ उसी का हक है। कल को अगर उसने मुझे खाने पीने को लेकर ताना मारा तो मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए जो भी कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे करने दे। माँ, मैं जानता हूँ तारा की बातों का आपको बहुत बुरा लगा। उसका बर्ताव आपके लिए अच्छा नहीं है और उसने अनजाने में आपका दिल दुखाया। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप ये सब काम छोड़ दीजिए। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं इतना अच्छा खास जमा जमाया काम छोड़कर क्यों ही जाऊँ? एक बार मैं ये गलती कर चुकी हूँ, पर मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं कोई काम ही कर लूँ, जिससे 4 पैसे भी आ जाएंगे और आगे के लिए कोई मुसीबत भी नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनकर अनुज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी पत्नी की कही हुई किसी भी बात में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ अपनी लाल मिर्च के अचार के बिजनेस की वजह से पहले से भी और ज्यादा मशहूर हो जाती है। शकुंतला की 3 बहुएं काजल, मधु और सोनम तीनों ही अपनी सास शकुंतला का कहना मानती थी। वहीं शकुंतला के 3 बेटे शहर में काम करते थे और शकुंतला का पूरा परिवार गांव में था। माँ जी, हम कब जाएंगे शहर? मुझे भी शहर जाने का बहुत दिल करता है। हाँ हाँ माँ जी, जब वो शहर से आते हैं और शहर की चीजें बताते हैं तो मुझे भी लगता है एक बार तो हमें भी शहर जाना ही चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, सही कह रही हैं दीदी। इस बार वो करवा चौथ में आएंगे तो हम सभी शहर चलेंगे। और यहाँ का काम कौन देखेगा? खेत का काम, घर का काम, ये सब कौन देखेगा? तुम तीनों कहो तो यहाँ नौकर चाकर रख जाऊं? लेकिन माँ जी, क्या हम कभी शहर नहीं जाएंगे? तुझे पता भी है, एक वक्त के खाने के लिए भी शहर में काम कर रहे मेरे बच्चे को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, ये तो है। इसलिए मैं तो जल्दी उनसे कुछ लाने के लिए भी नहीं कहती हूँ। तुम तीनों के ये जो सपने हैं, ये सब देखने बंद करो और जाओ काम करके। तुम्हें खेत में भी जाना है। शकुंतला के कहने पर शकुंतला की तीनों बहुएं काम में लग जाती हैं और घर का काम खत्म करने के बाद ही तीनों खेत में काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। अरे विमला, बता कैसे आना हुआ? अरे शकुंतला, मुझे तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। वो मेरी बहू कह रही थी कि वो इस बार चौथी करेगी, तो जरा बताएगी कि इसमें क्या क्या होता है। राम राम विमला, ये तू क्या कह रही है? तेरी बहू तेरा चौथा करेगी? हे भगवान, हे भगवान, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? अपने माँ बाप के जीते जी चौथा कर रहे हैं। अरे रे रे, तुझे मेरे चौथे की बड़ी परी है। मैं उस चौथे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो पतियों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं तो। ये तू कैसी बात कर रही है बिमला? चौथा पर और पति की लंबी उम्र का व्रत? कहीं तू करवा चौथ की बात तो नहीं कर रही है जो मेरी बहू भी करती है? हाँ वही, इसी चौथे की बात कर रही हूँ मैं तो। और ना जाने तूने तो मेरे श्राद्ध का ही मन बना लिया था। तू बोल तो ऐसे रही थी तो मैं क्या करती? वैसे तेरे ही मजे हैं। कहाँ है तेरी तीनों बहुएं? खेत गई होंगी ना? हाँ, खेत में ही सब्जियां तोड़ने भेजा है उन्हें, वरना तीनों एक नंबर की आलसी है। घर का काम करके सो जाती है। अच्छा, मैं तो बस तुझसे यही पूछने आई थी। अब चलती हूँ, जरा बहू को तो बता दूं चौथे के बारे में।
देर शाम शकुंतला की तीनों बहुएं सब्जी तोड़कर लाती हैं और शाम के खानों में बिजी हो जाती हैं। तभी आंगन में बैठी शकुंतला अपनी बहुओं से कहती है, बहू, कब है ये करवा चौथ? तुम तीनों को खरीदारी करनी है। अब तक मैंने सिर्फ विमला के मुंह से सुना है। यही कोई 5-6 दिन बाद है करवा चौथ। हाँ हाँ माँ जी, इसी महीने के आखिरी में है करवा चौथ और हमें खरीदारी भी करनी है, लेकिन 1 या 2 दिन पहले कर लेंगे, है ना मधु सोनम? हाँ हाँ, हम तीनों ही बाजार जाएंगे, 1 दिन पूरा लग जाएगा, लेकिन 1 दिन पहले हमें कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे माँ जी, है ना माँ जी, इस बार तो मैं 1000 से ऊपर वाली साड़ी लूंगी। और हाँ, करवा चौथ वाले दिन ये दाल रोटी या दाल चावल मुझे नहीं खाना। हाँ, ये तो मैं भी कहने वाली थी, खाना तो हम अपनी पसंद का बनाएंगे ही, लेकिन करवा चौथ पर चढ़ाने वाली मिठाई भी तो हम बना सकते हैं ना। अरे बहू, खरीद लियो ना बाजार से। क्या घर में मिठाई पकवान बनाने का तामझाम करना है? हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। क्यों घर में ये सब बनाने का झमेला पालना। शकुंतला की तीनों बहुओं को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार था और अब करवा चौथ वाले दिन से ही 1 दिन पहले चलो हमें बाजार से पूजा के लिए सामान भी लाना है। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए। बहू, ये 3000 रुपए ही है मेरे पास। कर्जदार आया था, वो आकर चिल्लाने लगा तो मैंने भी उसे पैसे दे दिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसमें ही कम ज्यादा करके सामान ले आएंगे। बहू, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन कर्जदार दरवाजे पर आए हैं तो क्या करती? कोई नहीं माँ जी, मधु सोनम सुन लिया ना, पैसे कम हैं तो अपना मुंह ज्यादा मत खोलना, ये चाहिए वो चाहिए। मुझे भी तुम तीनों के लिए बुरा ही लग रहा है, लेकिन अब जल्दी जाओ और शाम होने से पहले ही लौट आना। हाँ हाँ माँ जी, हम जल्दी ही लौट आएंगे। चलो चलो। अब शकुंतला की तीनों बहुएं बाजार करवा चौथ का सामान लाने निकल पड़ती हैं और वहाँ जाकर श्रृंगार का सामान, साड़ी और पूजा में चढ़ाने के लिए सामान लेती हैं और देर शाम होते होते तक सभी घर में आ भी जाती हैं। आ गई तुम तीनों? हुआ कि नहीं तुम तीनों का करवा चौथ का पूजा का सामान? हाँ माँ जी, हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कल के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? क्यों, मिठाई और पूजा में चढ़ाने का सामान नहीं लाई? माँ जी, आपके पैसे में हमारे कपड़े श्रृंगार का सामान तो हो पाया और हमने सोचा मिठाई और चीजें हम खुद ही बना लेंगे। बहू, लेकिन तुम लोग व्रत करोगी ना और चूल्हे के पास बैठोगी तो दिक्कत होगी। बाकी तुम तीनों को जो सही लगे वो करो। अरे बहू, लगता है चौथे की तैयारी चल रही है। मेरी बहू ने भी कर ली है चौथे की तैयारी, वो भी इस बार करवा चौथ मना रही है। सत्यानाश हो तेरा, जो तू इस अच्छे खासे त्योहार को चौथा बोलकर मेरा खून जला रही है। अरे अब उम्र हो गई है ना, तो बस अपने चौथे की ही चिंता रहती है। क्या करूँ शकुंतला, एक उम्र के बाद यही सब याद आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू तो यही सोच रही होगी ना कि अपने साथ साथ मेरा भी चौथा मना दे। अरे नहीं नहीं शकुंतला, तू कैसी बातें कर रही है, भला मैं ऐसा क्यों ही चाहूंगी। अब अगले ही दिन शकुंतला की तीनों बहुएं व्रत रखती हैं और देर शाम शकुंतला के तीनों बेटे शहर से भी आने वाले होते हैं। इधर शकुंतला घर का काम करके खेत में जाने के लिए निकल पड़ती है। बहू, मैं खेत जा रही हूँ, तब तक तुम तीनों पूजा का सामान बनाकर तैयार रखना। दीदी, क्या बनाना है और कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हलवाई की बेटी के घर में होते हुए आप दोनों रोना धोना बंद भी करो। अरे मधु दीदी, मैं तो भूल ही गई थी कि घर में तो खुद ही हलवाई मौजूद है और हम हैं कि पकवान बनाने की चिंता कर रहे हैं। अब मधु मिठाई बनाने में लग जाती है और काजल और सोनम मधु की मदद कर रहे होते हैं पकवान बनाने में। ऐसे ही देर शाम बीत जाता है और शकुंतला के पास उसके तीनों बेटे भी घर आते हैं। अरे बहू, कहाँ हो तुम तीनों? देखो, लल्ला आ गया है। बहू, ओ बहू, ये खुशबू, लगता है ये तीनों पकवान बना रही है। अरे आप सब आ गए, हमने तो आवाज ही नहीं सुनी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब काजल, मधु और सोनम मिठाई और करवा चौथ के पूजा के लिए पकवान बनाने के बाद ही शाम की पूजा की तैयारियों में लग जाती हैं। इधर शकुंतला रसोई में जाती है तो वहाँ 2-3 तरह की मिठाई और तरह तरह के पकवान देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो इन्हें 500 रुपए ही दिए थे
इसमें भी इन लोगों ने इतने सारे पकवान बना लिए जो 2000 से कम का नहीं है। अब तो बस शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का इंतजार कर रही होती हैं और कुछ ही समय बाद शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का दीदार कर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अपना व्रत खोलती हैं। बहू चल, अब तुम तीनों भी कुछ खा लो और लल्ला के लिए भी खाना लगा दे। और मिठाई की खुशबू तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ माँ जी, अभी आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। आपको पता भी है ये मिठाई और इतने सारे पकवान आपकी हलवाई बहू मधु ने बनाए हैं। अरे तभी तो मैंने भी हलवाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। माँ जी खाकर तो बताइए ना, आपकी बहू के हाथों के पकवान मिठाई कैसी बनी है? शकुंतला अपनी बहू के हाथों की मिठाई पकवान की बहुत तारीफ करती है और बहुओं की तारीफ करती है कि उन्होंने कम पैसों में भी करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया। सुप्रिया की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वो लगातार अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। डॉक्टर सीधा सुप्रिया की सास यानी कि चंदा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपकी बहू के कार्डियोवास्कुलर वेन्स में काफी सारा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी वो वेंटिलेटर पर है। हालत इतनी खराब है कि कुछ कह नहीं सकते। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि बचपन को भूला जा सकता है, मगर चाहकर भी बचपन को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही सुप्रिया ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन शरीर में कितना जरूरी होता है। प्रोटीन का शरीर में क्या क्या काम है, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, और साथ साथ उसने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन का सबसे सस्ता और अच्छा स्रोत है अंडा। एक दिन उसे अपने कॉलेज की स्पीच देने का मौका मिलता है और उसने कुछ इस तरह से स्पीच दी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। शरीर में हो रहे लगभग हर काम के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और आप ये भी जानते हैं कि आज के टाइम पर प्रोटीन कितना महंगा हो गया है, जिसे खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए बर्बाद करते हैं। गाय का दूध भी आज के दौर में बहुत महंगा हो गया है, इतना कि हर आम इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पर प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है अंडा, और ये इजीली आपको हर जगह पर मात्र 8 रुपए में मिल जाता है। सुप्रिया की स्पीच सुनकर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और प्रिंसिपल मैम उसकी खूब तारीफ करती हैं, जिसके बाद सुप्रिया काफी खुश हो जाती है। अब वो हर किसी को अंडे खाने की सलाह देती और खुद भी जरूरत से ज्यादा अंडे खाने लगती है। दिन हो या रात, घर हो या कॉलेज, वो खाने में सिर्फ और सिर्फ अंडे ही खाती थी। रोजाना अंडे से नई नई रेसिपीज बनाती थी। जैसे एक दिन उसकी सहेली पूजा उससे मिलने आती है। उसने पूजा को टोका और कहा, क्या बात है पूजा, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? क्या बताऊँ यार, आजकल के खान पान में वो वाली बात नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मैं यार काफी सारा खाना खाती हूँ, बट मेरी बॉडी ग्रोथ हो ही नहीं रही है और मेरा वेट भी नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी। मैं तो खा खा के परेशान हो गई हूँ यार। देख पूजा, तू मेरी बात मान, तू अपनी डाइट में एग लेना शुरू कर दे। उससे तेरी प्रोटीन की कमी भी दूर हो जाएगी और तेरी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी और तेरा वजन भी गेन होगा। चल मैं ट्राई करती हूँ। अरे तुझे 15 ही दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, फिर तू सामने से आकर ना खुद थैंक यू बोलेगी मुझे। चल इसी बात पर तू मुझे एडवांस में पार्टी दे दे, एग रोल खिला दे, बड़ी भूख लगी है। तू एक बार मेरा वेट गेन होने दे, मैं पूरा एग रोल का ठेला खरीद के खिला दूंगी तुझे। वो तो मैं खाऊंगी ही, मगर अभी तो कुछ खिला दे। ऐसा कहकर पूजा और सुप्रिया दोनों पास वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं और मिलकर खूब एग रोल खाते हैं। सुप्रिया के कहने पर पूजा रोज रोज अंडे खाना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी शादी अभिषेक नाम के एक हैंडसम लड़के से करा दी जाती है। शादी के बाद कई दिन बीत जाते हैं और वो अपने पति अभिषेक से बोलती है, सुनिए जी, मुझे ना कई दिनों से एग खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आपके बाजार से आते वक्त मेरे लिए एग रोल या फिर ब्रेड ऑमलेट ले आएंगे? देखो सुप्रिया, मुझे बाजार से आते आते 1-2 घंटे लग जाएंगे,
और तब तक वो ठंडे भी हो जाएंगे। इसीलिए मैं कच्चे अंडे और ब्रेड ले आता हूँ, तुम घर पर ही बना लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है, सासू माँ को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से घर आते वक्त अंडे और ब्रेड ले आऊँगा। हाँ ठीक है, मगर याद रखना अंडे थोड़े ज्यादा लेकर आना, क्योंकि मैं रोज रोज आपको ऐसे परेशान नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ले आऊँगा। ऐसा कहकर अभिषेक ऑफिस चला जाता है और शाम को लौटते वक्त वो 2-4 अंडों की ट्रे ले आता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है, उसकी माँ चंदा उसे टोक देती है। अभिषेक बेटा, ये तू थैले में लेकर क्या भाग रहा है? थोड़ा रुक जा, अब तो घर में ही है वो। माँ, वो कुछ भी नहीं, सुप्रिया ने कुछ मंगवाया है। बेटा क्या मंगवाया है? मुझे दिखा तो सही। माँ, वो आपके काम की चीज नहीं है। ऐसा कहकर चंदा अभिषेक के हाथों से थैला छीन लेती है और उसमें से अंडे की ट्रे निकाल लेती है और कहती है, बेटा इसमें घबराने की क्या बात है? अगर तू मुझे दिखा के भी अंडे ले जाता तो मैं तुझे मारती थोड़ी ना। आजकल तो हर कोई खाता है। वो अलग बात है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अगर तुझे और बहू को अंडे या चिकन खाना है तो खा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस अपना मांसाहारी खाना अलग बर्तनों में खाना और पकाना, यही एक विनती है। माँ, मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा तुम मुझे डांटोगी, इसीलिए मैं तुमसे नजरें बचा के भाग रहा था। मैं तुझे क्यों डांटूंगी? तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, सुप्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद अभिषेक वहाँ से सुप्रिया के पास चला जाता है और दोनों मिलकर ब्रेड ऑमलेट बनाकर मजे से खाते हैं। कुछ दिनों बाद सुप्रिया के चेहरे पर काफी सारे पिंपल निकल जाते हैं और वो पहले से कई ज्यादा मोटी हो जाती है, यहाँ तक कि उससे चला तक नहीं जाता। और एक दिन अचानक से उसके सीने में काफी तेज दर्द उठता है और वो चंदा और अभिषेक को फटाफट आवाज मारती है, जिसके बाद उसकी सास और उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुप्रिया की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वो लगातार अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। डॉक्टर सीधा सुप्रिया की सास यानी कि चंदा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपकी बहू के कार्डियोवास्कुलर वेन्स में काफी सारा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी वो वेंटिलेटर पर है। हालत इतनी खराब है कि कुछ कह नहीं सकते। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। डॉक्टर, कैसे भी करके मेरी बहू को बचा लो। माँ जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें बता सकती हैं कि आपकी बहू खाने में क्या खाती थी? डॉक्टर, मैं क्या ही बताऊं, वो तो सुबह शाम बस अंडे और अंडे से बनी सब्जियां ही खाती रहती थी। लंच हो या डिनर, घर हो या बाजार, बस अंडे ही अंडे खाती थी और सबको अंडे खाने की सलाह देती थी। एक दिन मेरी कमर में दर्द हुआ। उसने कहा, माँ जी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, दर्द हो रहा है तो आप कुछ दिन के लिए अंडे खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही बात है। उनको अंडे से होने वाले फायदे के बारे में तो पता है, लेकिन अंडे से होने वाले नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी का नतीजा है कि उनकी हालत आज ऐसी है। देखिए, अंडे खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक की संभावना भी होती है। शरीर में इंसुलिन की कमी होने लगती है, बेवक्त मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर पर दाने निकलने लगते हैं और भी बहुत कुछ। डॉक्टर साहब, अब क्या करें फिर? अभी अगर वो बच जाती हैं, तो आप उन्हें अंडों से होने वाले नुकसान के बारे में समझाएं, योग और एक्सरसाइज करवाएं। शरीर में प्रोटीन की कमी और भी कई तरीकों से पूरी की जा सकती है, इसलिए कोई भी चीज खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। कुछ दिनों में सुप्रिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और चंदा उसे डॉक्टर की कही गई सारी बातें बताती है। अब सुप्रिया अंडे तो खाती थी, लेकिन एक लिमिट पे। और इसी के साथ अब से सुप्रिया लोगों को अंडे से होने वाले फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जागरूक करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।